हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी का हम लोग करेंगे, जिसमें 21 से 50 क्वेश्चन, देखिए ये बुक है, इसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, 21 से 50 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई सबका टोटल दिया गया है। ठीक, तो इसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक वीडियो इसका डला हुआ है, पार्ट 1 इसका देख लिए हैं। 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखे थे। ठीक, तो आइए आगे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विपिन मैथ्स चैनल सब्सक्राइब करके, और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और हम लोग शाम में जो है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 मैथमेटिक्स का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो इसको भी जाकर देखिए, 8 बजे डेली हम लोग शाम में उसमें लाइव आते हैं। ठीक, तो उसको भी देखिए, और रीजनिंग भी बहुत जल्दी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, रीजनिंग भी देखेंगे। आइए पहले इसको देखते हैं, वॉल्यूम 1 जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रभावित होता है तो उत्पन्न करंट कितना होगा। देखिए आपको बताए थे, यहाँ से एक फॉर्मूला बताए थे, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। ठीक, Q बराबर IT, यानी कि आवेश बराबर, यहाँ से इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आवेश बराबर धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। कितना धारा प्रभावित हो रही है कितने समय के लिए, उसी दोनों को गुणा कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोग का आवेश मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या पूछा है, देखिए अब कह रहा है कि तो उत्पन्न करंट कितना होगा। करंट मतलब हमें धारा पूछ रहा है, यानी कि I बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, I बराबर Q/T हो जाएगा, यानी कि आवेश बट्टा समय हो जाएगा। तो देखिए आवेश कितना दिया हुआ है, यहाँ से बोला है कि सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश, 2 कूलम्ब आवेश दिया है, बट्टा कितना समय के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए, यानी 2/1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 एम्पियर का धारा वहाँ से प्रभावित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, साधारण क्वेश्चन था, बस हमें ये ध्यान रखना है, Q बराबर IT होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय हो जाता है। तो यहाँ से अगर धारा हमें निकालना होगा तो आवेश में समय से भाग दे देंगे, जो कि कितना आ जा रहा है, 2 एम्पियर आ जा रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य क्या होता है। देखिए कार्य बराबर आपको बताए थे कि कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है। कितना होता है, कार्य बराबर W = Fs cos थीटा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और गुणे ये समय cos थीटा, यानी ये दोनों के बीच का कोण है। तो यहाँ जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसी दिशा में जो है बल भी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, जहां भी थीटा का वैल्यू नहीं दिया वहां इसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, सिंपल सी बात हुआ। तब रख लीजिए यहाँ से, देखिए बल कितना हम लगा रहे हैं, तो बोला है कि बल 1 न्यूटन का बल लगा है। 1 न्यूटन बल कितना दूरी विस्थापित होता है, 1 मीटर, और यहाँ तो 0 हो गया, cos 0 का वैल्यू 1, तो यानी ये भी 1 ही हो जाएगा। तो 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल का कार्य हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जूल का कार्य, यानी कि देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर। वर्क = Fs cos थीटा, अगर थीटा का वैल्यू ना दिया हो तो 0 हो जाएगा, और जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में इधर बल लगा रहे हैं, इधर वस्तु भी विस्थापित हो रही है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री रखे, बल 1 न्यूटन का लगा है, विस्थापन 1 मीटर हुआ है, तो 1 में 1 से गुणा कर लिए, कितना हो जाएगा, 1 जूल कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 23 नंबर बोला है कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। ये तो पता होगा आपको कि 1 HP 1 हॉर्स पावर = 746 वाट होता है। ये सब लोगों को पता होगा लगभग, तो इसका आंसर आसानी से आप निकाल लीजिएगा, 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन, याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लिख लीजिए। 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर = 746 वाट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्या कह रहा है, ये तो याद करने वाला चीज था। 24 बोला है कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v वेग के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², ½ mv²।
कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वेग b से जा रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा होता है, वो क्या हो जाता है, हाफ mv² हो जाता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है आपसे, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। अब यहाँ बोला है ना कि ये इस v को हमें दोगुना करके ना 2v ला देना है। v बराबर कितना कर रहा है, दोगुना कर देना है, 2v हो जाएगा। जब 2v हो जाएगा तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m के m ही रखना है और v की जगह क्या रख लेना है, 2v का होल स्क्वायर कर लेना है। तो देखिए तब कितना आ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी k = हाफ m और ये 4v² हो जाएगा ना, 4v² हो जाएगा। तो इससे कटाएंगे तो ये दो टाइम्स में कट जाएगा। चाहे ऐसे करिए, इसको हटाइए, कटाइए मत, हाफ mv² होता है ना, 4 को हम बाहर ला देते हैं, 4 को बाहर ले देते हैं तो ये कितना के बराबर, इसी को ना हम लोग k लिखे थे, तो ये 4k के बराबर हो जाएगा। ये k डैश इसको कर लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी जब दोगुना करने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, तो दोगुना करने के बाद काइनेटिक एनर्जी अगर k डैश मानते हैं तो 1/2 mv², यानी कि ये k डैश कितने के बराबर हो जा रहा है, तो 4k के बराबर हो जा रहा है। ये जब 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को बाहर कर लिए हैं और इसी का वैल्यू कितना था, हाफ mv² की हुई, तो हम क्या लिखे थे, k लिखे थे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा दोगुना करने के बाद ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 4 गुना। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर हमें कहेगा कि मास को अगर दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना हो जाएगा। अगर मास दोगुना किए, काइनेटिक एनर्जी भी दोगुना, वॉल्यूम दोगुना किए तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्या लगा है, वर्ग लगा हुआ है। तो आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ से कर सकते थे आंसर डायरेक्ट, कि अगर हम वेग दोगुना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर द्रव्यमान दोगुना तो ये दोगुना होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, सिंपल है। अगर वॉल्यूम दोगुना, वेग दोगुना हो जाएगा, वेग, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसका 4 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोला है, देखिए तो क्या कह रहा है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। देखिए न्यूटन लॉ से आप पढ़े थे, वहाँ से बल का परिभाषा क्या सूत्र क्या निकलता है, F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, हिंदी में बताते चलते हैं, आप लिखते चलिएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से हमें पूछा है ना कि त्वरण क्या होगा। 21 न्यूटन का बल लग रहा है 3 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर, तो त्वरण निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, A = F/m हो जाएगा। तब देख लीजिए बल कितना न्यूटन हम लगा रहे थे, तो 21 न्यूटन बल लगा रहे थे और कितना द्रव्यमान है इसका, 3 केजी है, तो 3 से कटा दीजिए, 3 × 7 = 21, यानी कि 7 मीटर/सेकंड² होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर/सेकंड²। तो यहाँ से जो त्वरण हो जाएगा 7 मीटर/सेकंड² हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, साधारण क्वेश्चन था। ये बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगर हमें त्वरण निकालना है तो A बराबर हो जाएगा F/m, तो F भी दिया हुआ था 21 न्यूटन और 3 केजी द्रव्यमान भी दिया था, तो कटा दिए 7 मीटर/सेकंड² इसका वेग आ जाएगा, ठीक। ये त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोध के एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधकता विभवांतर V है तो समय t व्यय की गई ऊर्जा निकालना। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका हूबहू आया हुआ है, देखिए बता देते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन में था, 4 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्ट यहाँ से ऊर्जा का हम लोग 3 चीज निकाले थे। W = क्या निकाले थे, एक VIT निकाले थे, एक निकाले थे क्या चीज, तो I² RT निकाले थे, और एक चीज निकाले थे क्या कि V² T/R निकाले थे। ये 3 फार्मूला हम लोग डायरेक्ट निकाले थे। फिर से बता देते हैं कैसे आया था आपका। ये 3 फार्मूला डायरेक्ट निकाले थे कि W = VIT होता है, I² RT होता है और V² T/R हो जाता है। कैसे कैसे होता है, तो देखिए इसमें हम लोग बताए थे कि जो कार्य बराबर होता है W = यहाँ से आवेश गुणे विभवांतर होता है, ठीक।
विभवांतर होता है, यानी कि W इक्वल टू वी क्यू होता है, या क्यू भी, बात वहीं बराबर हुआ। W इक्वल टू क्या बताए थे आपको, क्यू ही बताए थे, वी क्यू। और वी क्यू अब यहाँ से बोले थे कि क्यू को अभी आया था एक क्यू वाला, क्यू बराबर क्या होता है, IT हो जाता है। Q इक्वल टू धारा गुणे समय होता है। तो अगर इस Q का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो W इक्वल टू देखिए आ जाएगा V, और Q का जगह IT रख देंगे तो VIT आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला आ गया, ठीक, ये पहला वाला आ गया, W इक्वल टू VIT हो गया। अब एक बताए थे आपको ये भी कि V बराबर IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। तब यहाँ जहाँ V है वहाँ IR रखेंगे तो एक W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा। इस V के जगह IR रखेंगे तो I और ये एक I स्क्वायर RT हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अब एक चीज, अगर हम यहाँ से I को ही हटा दे तो I इक्वल टू V बाई R हो जाता है। तो देखिए, तो I की जगह इसमें, ये वाला में अगर I की जगह हम रखेंगे V बाई R, तो V में V से गुणा करेंगे V स्क्वायर, यानी W इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, V स्क्वायर R बाई T हो जाएगा। तो यही तीनों फॉर्मूला निकलता है। एक निकलता है W इक्वल टू, देखिए इसको इधर लिख देते हैं, ठीक, इसको यहाँ से हम इधर लिख देते हैं। देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ये है और I की जगह हमें V बटा R रखना है। तो ये V और ये V दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, और T तो रहेगा ही रहेगा, बट्टा R हो जाएगा, ठीक। तो ये तीन फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, ठीक। क्या क्या फार्मूला है, W इक्वल टू VIT है, फिर I स्क्वायर RT है, और V स्क्वायर T। देखिए यहाँ से निकाल लिए, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा, एक W इक्वल टू V स्क्वायर T बटा R हो जाता है। तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आवेश, ये ऊर्जा बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभवांतर, यानी कि W इक्वल टू VQ होता है। अब Q का मान क्या होता है, IT। अभी हम लोग पीछे देखे थे Q इक्वल टू IT, तो Q के जगह IT रखे हैं तो एक फार्मूला आ रहा है W इक्वल टू VIT आ जा रहा है। फिर अगर हमें V बराबर IR ये भी पता है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन अभी तक बना लिए, V इक्वल टू IR, तो इस V को अगर हम इस IR से रिप्लेस कर देते हैं तो I स्क्वायर RT आ जा रहा है, ठीक, दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला कैसे आएगा, तो I इक्वल टू V बाई R करके रखें, यहाँ पे I का मान क्या रखें हम लोग, V बाई R रखें, तो V स्क्वायर T बटा R हो जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फार्मूला कंठस्थ रखिएगा। देखिए फार्मूला नहीं याद रहा फिर आपको दिक्कत होगा, इसीलिए फार्मूला बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में ये वाला दिया हुआ है, VIT दिया हुआ है, ये वाला जो है हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है, जो ऑप्शन दे वही हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 27 नंबर। देखिए न्यूमेरिकल के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। लंगर डालकर रुकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिसके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो नाव की हिलने की आवृत्ति क्या हो जाएगा। देखिए आप पढ़े होंगे, V इक्वल टू एन लेमडा, V इक्वल टू एन लेमडा होता है, एन लेमडा होता है, यानी कि वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक, तरंग दैर्ध्य। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। V इक्वल टू एन लेमडा, V इक्वल टू एन लेमडा आपको पता होना चाहिए, यानी कि क्या होता है, वेग इक्वल टू आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक तो इसका ये तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है ना, लेमडा का मान दिया हुआ है, लेमडा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक, 100 मीटर। और क्या दिया रहा है, ऊपरी सिरे का वेग, V इक्वल टू दिया हुआ है, वेग का वैल्यू दिया हुआ है कितना, वेग इक्वल टू दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें कह रहा है ना कि आवृत्ति निकालना है, यानी यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका यहाँ पे n इक्वल टू V बाई लेमडा हो जाएगा। तो रख लीजिए V कितना है, 25 है, और लेमडा का मान कितना है, 100 है। तो 25 चौके 100, 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.025 ना, 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। HZ इसको बोलते हैं, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या है, HZ हर्ट्ज हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत।
देखिए फार्मूला आपको याद रखना ही होगा, बिना फार्मूला याद रखे हुए सोचिए कि हम न्यूमेरिकल को बना ले तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस इसके लिए करना जरूरी ही है, तो प्रैक्टिस जरूरी है तो फार्मूला भी रखना होगा। v बराबर एन लेमडा यानी वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य होता है। तब यहाँ से हमें निकालना था किसका वैल्यू, आवृत्ति का वैल्यू निकालना था। n इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई लेमडा, यानी v का वैल्यू दिया था 25, लेमडा 100 दिया था, 1/4 का मतलब 0.25 और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, hz से जिसको डिनोटेड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 0.25 हर्ज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है, देखिए तो अगला क्या कह रहे हैं, अगला बोला है हमें 28 नंबर ना, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति पावर आपको क्या बताए थे, P इजकल टू 1/f बोले थे, ठीक, कि अगर f दिया गया हो f इजकल टू तो 1/p होता है। जो चीज़ दिया गया हो उसका इन्वर्स कर देंगे, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा आराम से। इन दोनों में रिलेशन यही होता है, p इजकल टू 1/f या f इजकल टू 1/p होता है। p पावर हो गया शक्ति, लेंस का क्षमता, और ये 1/f होता है, और f दिया रहा है तो 1/p। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है तो शक्ति पूछ रहा है, यानी p इजकल टू 1/50 हो जाएगा। अब 1/50, अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी भी ये जो पावर होता है ना ये फोकस दूरी ना मीटर में होना चाहिए। एफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में। तो ये अगर एफ यहाँ से 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1/2 मीटर हो जाएगा। ये भी बात ध्यान रखना होगा कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, तभी इसका वैल्यू पावर का डायप्टर में आंसर आता है, ठीक। मात्रक भी आपको जरूरी रखना होगा। यहाँ फोकस दूरी का हमेशा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब रख दीजिए यहाँ, देखिए P इजकल टू 1/f का मान 1/2 आया है ना, तो 1/2 रखेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 डायप्टर जो हो जाएगा लेंस का क्षमता हो जाएगा। इसका क्षमता कितना डायप्टर हो जाएगा, शक्ति जो इसका 2 डायप्टर ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आसान है, बस क्या ध्यान रखना है, P इजकल टू 1/f या f इजकल टू 1/p। और एक बात और क्या ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मात्रक किस में होता है, मीटर में होता है। 50 सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग दे देंगे, 1/2 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ रख देंगे P इजकल टू 1/1/2 यानी कि 2 डायप्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस, यानी कि हमें साइन को भी रखना है फोकस दूरी में, ठीक, कि कितना साइन होगा, प्लस हो गया माइनस। और अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फोकस दूरी। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में आपको रिलेशन बताए थे कि r बराबर 2f होता है, यानी कि f इजकल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यही ना दो फॉर्मूला है, r इजकल टू 2f होता है, f इजकल टू r/2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से फोकस दूरी पूछा हुआ है तो इससे निकाल लेंगे। वक्रता त्रिज्या 20/2 हो जाएगा ना, 30 दिया है ना, सॉरी यहाँ 30 दिया है, वक्रता त्रिज्या बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। फोकस दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये अवतल दर्पण है, क्या है, अच्छा अभी आप सोचिएगा कि यहाँ सर सेंटीमीटर में है और जो डायप्टर में आप निकाले थे वहाँ उसको मीटर में चेंज कर रहे थे। तो अगर क्षमता की बात होता है ना कि लेंस की क्षमता निकालना है, वहाँ पे फोकस दूरी का मात्रक क्या रखना होगा, मीटर रखना होगा। अब हर जगह नहीं कि सब में मीटर ही चेंज करते रहेंगे, ठीक। केवल हमें लेंस की क्षमता निकालना हो, शक्ति निकालना हो तो वहाँ उसे मीटर में रखना होगा, ठीक। देखिए ये अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें चिन्ह के साथ आंसर देना है, ठीक। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा बना करके और खुश होकर के हम लोग सी कर लेंगे, सी नहीं होगा। अवतल दर्पण है, अगर उत्तल दर्पण कहता तब प्लस में रहता, अवतल है इसलिए क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन तो याद रखना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है देख लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक। इसको ध्यान रखना होगा, ठीक। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग में 6 × 10⁻24 kg, यानी ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में दिया हुआ है, बी यही आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना होगा, ठीक। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी वर्ग की तुलना का 1/6 होता है। चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर
भार इक्वल टू 1/6 ऑफ पृथ्वी का भार। पृथ्वी का भार, अगर आपका भार पृथ्वी पर 1 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पे 1 न्यूटन हो जाएगा। अगर 12 न्यूटन है तो 2 न्यूटन हो जाएगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी का भार नहीं, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर 1/6 ऑफ पृथ्वी पर भार, यानी ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 1/6 होता है, हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है देखिए, यहाँ से ये फिगर बना हुआ है ना, ये परिपथ दिया हुआ है, एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी से जोड़ दीजिए इसको ऐसे। देखिए प्लस है माइनस है, ठीक, ये इधर जा रहा है ये, और एक सिंबल इधर दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए अब क्या कह रहा है आपसे कि दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, इसमें जो एंटी क्लॉक हो रहा है ना, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन है ना, वो पूछ रहा है किसका है। तो देखिए किसी भी परिपथों में अगर वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कोई जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में होता है। धारा बह रही है क्लॉकवाइज में, तो ये एंटी क्लॉक में बहेगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। ठीक, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा कि दिए गए फिगर में, चित्र में डैश डैश का प्रवाह वामावर्त में होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक, तो एंटी क्लॉक में किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण क्या होना चाहिए। देखिए अभी आपको पढ़ाए थे कि W = Fs cos थीटा होता है, ही ना होता है, W = Fs cos थीटा। अब हमें कह रहा है ना कि कार्य को शून्य होने के लिए दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। जब कार्य शून्य कब होगा, जब दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। बल हम इधर देखिए, बल ऊपर लगा रहे हैं, वस्तु विस्थापित इधर हुई है, तो जो कार्य होगा ना वो शून्य का कार्य होगा, कार्य 0 के बराबर होगा। कैसे, अब ये बात ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे कार्य शून्य कब होगा, यानी कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू शून्य होता है, तो कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, शून्य होता है। अर्थात दोनों के बीच का ये एंगल हो गया, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तभी जाकर के यहाँ वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ भी रहेगा, एफ एस बल या विस्थापन कुछ भी रहेगा, कितना हो बल लगाइए और कितना हो विस्थापित हो, लेकिन ये अगर 0 हो जाए तो 0 में हम गुणा करेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने के लिए दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। W = Fs cos थीटा, ये बात बताए भी थे आपको, पिछला वीडियो जो एक बताए थे उसमें किए थे हम लोग कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो कार्य शून्य होता है। मैक्सिमम होने के लिए 0 डिग्री होना चाहिए। जिधर हम बल लगाएंगे उधर ही अगर वस्तु विस्थापित होती है तो मैक्सिमम कार्य होगा यहाँ से। ठीक, तो यही दोनों बात पूछता है। और निगेटिव कार्य होने के लिए तीन चीज देखिए पूछता है, यहाँ से हम बता देते हैं आपको। एक पूछेगा कार्य शून्य कब होगा, तो 90 डिग्री पे। मैक्सिमम कब होगा, तो 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और ये कभी कहता है ना, इसका पॉजिटिव भी कहता है, मैक्सिमम या पॉजिटिव कब होता है। कार्य पॉजिटिव कब होता है, तो 0 डिग्री पे। 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। निगेटिव कब होता है, तो 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये बात तीनों ध्यान रखिएगा। कोई क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है तो मैक्सिमम में आ रहता है, पॉजिटिव रहता है। और cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। टोटली चीज डिपेंड करता है यहाँ पे cos के मान पे डिपेंड करता है। ठीक, cos का मान क्या क्या किस एंगल पे क्या होता है। 90 पे 0 तो कार्य पूरा 0 हो जाएगा। 180 पे निगेटिव तो ये कार्य निगेटिव हो जाएगा। 0 डिग्री पे +1 होता है तो मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सब कुछ आपको बता दे इसमें। ठीक, तो ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। यहाँ 0 होने के लिए 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 34 है ये 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो कितना ऊंचाई तक उठाएगा। देखिए
जब भी अगर ऊंचाई की बात करें कि किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई कुली वाला भी इसमें प्रश्न आता है कि कुली एक वस्तु उठाकर अपने सर पे रख रहा है तो वस्तु के द्वारा इस पर कितना बल आरोपित है, कितना कार्य हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो वर्क इक्वल टू mgh, स्थितिज ऊर्जा, इसके इस जो वस्तु पे कितना ऊर्जा जो है स्थित है उसी से हमको इसका कार्य निकालेंगे। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यहाँ g का वैल्यू बताया नहीं है, क्या लेना है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको इसमें लेके बनाना है, बताया नहीं है, एक एक्स्ट्रा है। g का वैल्यू हमें क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो अब रख लीजिए, देखिए पूछा है हमें कि कितनी ऊंचाई तक उठेगा ना, ऊंचाई निकालना है। वर्क कितना हुआ है, देखिए 9800 जूल हो गया, 9800 जूल बराबर कितना उसका भार है, तो 70 kg है। जी का मान कितना लेना है, 10 लेना है। ऊंचाई कितना जा रहा है पता नहीं है, निकल गया, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ क्या हो जाएगा, कार्य इक्वल टू mgh हो जाएगा, ठीक, mgh। तब रख के आराम से आप इसको कटा करके देखिए, निकाल लीजिए क्या हो जा रहा है। यहाँ से देखिए 0 से हम दोनों 0 कटा लेते हैं, ये 14 सत्ते 98, यानी एज कितना हो जाएगा, 14 मीटर की हाइट तक ये वस्तु को उठाएगा। 14 मीटर यानी कि ऑप्शन से मिला लीजिए कितनी ऊंचाई तक उठाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 14 मीटर तक उठाएगा। बात क्लियर। जब भी ऐसा आए कि ऊंचाई पर उठा रहा है, किसी वस्तु को उठाया जा रहा है, तो कितना कार्य होगा, तो W इक्वल टू mgh हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। G का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, 10 लेकर हम बनाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, बिना फॉर्मूला का आप सोच भी नहीं सकते हैं न्यूमेरिकल बनाना, इसीलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 35 नंबर बोला है कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.4 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघात गति कितनी होगी। देखिए जैसे प्रतिघात गति मतलब ना पीछे की ओर, जब बंदूक से गोली निकलता है तो एक पीछे की ओर झटका देता है, उसी को हम लोग प्रतिघात वेग बोलेंगे यहाँ से, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होता है ना कि बंदूक का और गोली का दोनों का जो होता है संवेग जो होता है इक्वल होता है। संवेग बराबर क्या होता है, P इक्वल टू एम। ये पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। ऐसा क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, जो 13 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कराया है ना, 13 क्वेश्चन, उसमें ऐसा बताए हुए थे। P इक्वल टू एम वी यानी कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग, हिंदी में भी लिख देते हैं आपको, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक, वेग वेलोसिटी। तो देखिए जितना गोली का वेग होगा ना, गोली का वेग, उसी के दोनों का जो संवेग होगा ना, संवेग दोनों इक्वल होगा। गोली का संवेग और बराबर बंदूक का संवेग, दोनों का संवेग इक्वल होगा। तो तभी उसी स्थिति में ना है बंदूक संतुलन की स्थिति में रह सकती है, दोनों का संवेग क्या होगा, इक्वल होगा। तो संवेग इक्वल टू क्या होगा, एम वी। तब देख लीजिए यहाँ से, पहले हम यार गोली का या बंदूक का किसी का भी ले लीजिए, बंदूक का ही ले लेते हैं पहले, बंदूक का संवेग और बराबर गोली का संवेग। देखिए तो बंदूक कितना केजी का है, बंदूक 120 केजी का है। किस वेग से जा रहा है ये दिया नहीं है ना, किस वेग से जा रहा है। द्रव्यमान की बंदूक 0.4 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली बंदूक के मुख से निकलते समय इतना मीटर, हाँ इसका बंदूक का वेग नहीं दिया है, भी मान लेते हैं, ठीक। और बराबर गोली का द्रव्यमान देखिए तो 0.04 केजी ही है, ये भी केजी में है। चलिए कोई टेंशन नहीं है, ग्राम में रहता तो हमें चेंज करना रहता। अब गोली का जो प्रतिघात, गोली का जो बल है, गोली किस वेग से निकल रहा है, तो 90 मीटर पर सेकंड की चाल से निकल रहा है। देखिए सिंपल हो गया, ये बात समझे आप। बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग, संवेग बराबर क्या होगा, P इक्वल टू एम वी होता है। संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हो जाता है। देखिए यहाँ पे मास ले लिए, ये बंदूक 120 केजी के है ना, 120 केजी द्रव्यमान की है और किस वेग से जा रहे, पीछे की ओर झटका दे रहे पता नहीं है। गोली का द्रव्यमान दिया था 0.04 और किस वेग से जा रहा है 90 मीटर पर सेकंड के साथ। सब कटा दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। अगर हम ये दोनों हटाएंगे तो इधर 100 से हमें गुणा कर लेना होगा, ठीक। देखिए 0 से 1 0 कट गया यहाँ से। अब करते हैं तो 4 एकम 4, 4 3 12, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 3/100 हो जा रहा है, 3/100। तो देख लीजिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में ही दिया हुआ है ना ऑप्शन,
इसको क्या किया है ना, ये ऊपर कर लिया, इसको ऐसे करेंगे ना 3 गुणे 10 पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर करेंगे तो 3 गुणे 10 पर पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3/100 आ रहा है, यानी कि 3 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस रूप में दिया था इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। कभी कभी भाग के भी रूप में ऐसे भी दे सकता है 0.03 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.03 मीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर पर सेकेंड, दोनों का बात एक ही हुआ। ऑप्शन जैसे रहेगा वैसे आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए में दिया हुआ है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए सी में दिया हुआ है लेकिन एक ही दिया हुआ 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं होगा ना, क्योंकि 0.3 देना होगा ना, 3/100 है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग, दोनों का इस स्थिति में ना हमेशा संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगेगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि दोनों का संवेग इक्वल होना चाहिए। गोली का जितना संवेग होगा उतना ही बंदूक का संवेग होगा। गोली का संवेग मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी करके हम लोग आराम से निकाल ले। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 36 बोला है कि किसी माध्यम से एक कण 0.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण कर लेता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है। देखिए आवृत्ति का डेफिनेशन ही होता है कि प्रति सेकेंड जितना कंपन करता है ना वही आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का परिभाषा ही लिख दीजिए, आवृत्ति क्या कहलाता है, प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में प्रति सेकेंड कंपन की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। अब मेरे ख्याल से आप इस पे क्वेश्चन नहीं गलत कर पाइएगा। ठीक, 1 सेकेंड में जितनी कंपन करेगी वही क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ से आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रति सेकेंड यानी देखिए तो कितना सेकेंड में 0.25 सेकेंड में 40 कंपन करता है, तो 40/0 कितना 2.5 ना 2.5 हो जाएगा। 0.2.5 हो जाएगा, भाग दे देंगे। देखिए तो यहाँ से दशमलव हटा लेते हैं तभी ना हो जाएगा जी। 1 सेकेंड में हमें निकालना है, 2.5 सेकेंड में 40 कंपन, तो 1 सेकेंड में भाग दे देंगे। तो ये देखिए अब कितना हो जाएगा 25, 5 × 25, 5 × 8 40, यानी 5 से कटाएंगे 16 हर्ट्ज हो जाएगा ना, HZ 16 हर्ट्ज इसका आवृत्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं क्या हो जाएगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा 16 हर्ट्ज HZ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये परिभाषा ध्यान रहेगा ना। आवृत्ति किसको बोलते हैं, प्रति सेकेंड कंपन की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकेंड में कितना कंपन हुआ वही आवृत्ति कहलाता है। तो अगर आवृत्ति निकालना हो तो 40 कंपन 2.5 सेकेंड में, तो 40 में 2.5 से भाग दिए 16 हर्ट्ज जो है इसका आवृत्ति आ जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, 37 देखिए अभी क्वेश्चन आया था 37, कह रहे हैं ना किसी वस्तु चंद्रमा का भार क्या होता है। देखिए चंद्रमा पर भार जो होता है अभी बताए थे ना, चंद्रमा पर भार इक्वल टू 1/6 ऑफ पृथ्वी पर भार। पृथ्वी पर भार ये न किए थे हम लोग कि जो चंद्रमा पर भार होगा वो 1/6 ऑफ पृथ्वी के भार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं था, अभी आया हुआ था ये क्वेश्चन, 1/6 होता है पृथ्वी पर भार का। ठीक, अब चलिए 38 नंबर देखिए। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है कि चौथे सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, करें 90 सेकंड में तय की गई दूरी और वेग वाला फार्मूला में आपको बताए थे कि SN बराबर क्या होता है, 90 सेकंड में तय की गई दूरी SN बराबर U + 1/2A इंटू 2n-1 हो जाता है। ठीक, 1/2A इंटू 2n-1 हो जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तो 90 सेकंड में तय किया गया दूरी हो गया। ठीक, 90 सेकंड में तय किया गया दूरी SN इक्वल टू U + 1/2A इंटू 2n-1 हो जाएगा। ये U जो होता है प्रारंभिक वेग,
ए बराबर त्वरण हो गया और एन बराबर जितना सेकंड में कहे 10वां सेकंड 20वां सेकंड वहां पे रख लेंगे, ठीक। लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर से हम गिरा रहे हैं, यहां से हम गिरा रहे हैं, तो जब कंडीशन में अगर ऊपर से गिराएंगे तो जी का वैल्यू यहाँ जी के, जब इसको जी के सापेक्ष में जब इसको निकालेंगे तो जी के सापेक्ष में यहाँ ए के बदले जो त्वरण है वहाँ पे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ एच एन लिख देते हैं ना, हाइट की बात हो जाएगी। तो एच एन इजकल टू यू प्लस 1/2 जी इंटू 2n-1 हो जाएगा, ठीक। ये एस हाइट में बदल जाएगा और जी के ए के जगह जी हो जाएगा, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना है, जब ऊपर से गिराएंगे तो जी पॉजिटिव होगा, पृथ्वी की ओर आएगा, तो और जब नीचे से फेंकेंगे तो जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, रख लीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमें दिया हुआ है 80 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं, तो वो एच नहीं हुआ, एच का वैल्यू तो हमें निकालना है। 80 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है 80 मीटर का। ये जो 80 मीटर हाइट से गिरा रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है। और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ से कह रहा है कि चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब विरामावस्था से चलते हैं, यहाँ वस्तु रुकी हुई है, उसको गिराना है, यहाँ u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। जब विरामावस्था से चलते हैं तो उस वहाँ पे u क्या हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। यहाँ u 0 मीटर पर सेकेंड और n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 सेकेंड। चौथे सेकेंड में तय किया गया दूरी निकालना है और g का वैल्यू हमें कितना लेना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। g का वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। तब रख के बना लीजिए, आराम से निकल जाएगा। यहाँ से एच एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एच एन nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, एच एन क्या हो जाएगा, u का वैल्यू 0 ले लेना है क्योंकि यहाँ वस्तु क्या है, आराम स्थिति में है, ठीक। 0 प्लस 1/2 इंटू जी का मान लेना है 10 और पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक। और इंटू 2n यानी चौथे सेकंड में पूछ रहा है, चौथे सेकंड में, तो 4 दूना 8 में से 1 गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटा देंगे, 2 पचे 10 यानी 7 पचे 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगी। चौथे सेकंड में कितना मीटर ऊंची जाएगी, 35 मीटर। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। एस एन इजकल टू यू प्लस 1/2 ए इंटू 2n-1 होता है। इसी को जब गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष में जाएंगे तो एच एन इजकल टू यू प्लस 1/2 जी हो जाएगा। ए की जगह जी आ जाएगा, एस एन की जगह एच आ जाएगा। हाइट कितने ऊंचाई तक जाएगी और सब सेम रहेगा। और एक बात और, यहाँ से जब ऊपर से गिराएंगे तो जी पॉजिटिव लेना होगा, नीचे से जब फेंकेंगे तो जी क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका 35 मीटर आ जाएगा, आंसर आपका 35 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि 10 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो धारा क्या, V बराबर IR। V इजकल टू क्या होता है, IR। ये भी तो बताए थे अभी ना, वोल्टेज इजकल टू I, धारा इंटू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि दो दिया हुआ है। प्रतिरोध का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है, 10 ओम प्लस 20 ओम यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम हो जा रहा है। और I निकालना है, क्या धारा निकालना है। V इजकल टू 6 वोल्टेज दिया हुआ है तो I इजकल टू कितना हो जाएगा, I इजकल टू V/R हो जाएगा। तो देखिए V का 6 दिया हुआ है और ये 30 ओम हो जा रहा है, 6 पचे 30, 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 जो हो जाएगा, 0.2 और 0.2 यहाँ से कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा ना, ये धारा है I है, I इजकल टू V/R हो जाएगा। तो ये 0.2 एम्पियर का धारा प्रभावित होगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। V बराबर IR तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, I इजकल टू V/R हो जाएगा। तो यहाँ से V कितना निकला, देखिए V दिया हुआ है कि 6 वोल्ट का धारा प्रभावित कर रहे हैं, तो 6 और बट्टा ये रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं, तो 10 ओम और 20 ओम, 30 ओम हो जा रहा है। तो 6/30 का मतलब 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, देखिए कह रहा है कि कॉइल की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, यानी कितने डिग्री पर होने पर धारा जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक प्रेरित धारा सबसे अधिक। देखिए इसको ना लॉरेंज बल एक क्या कहता है, लॉरेंज F इजकल टू QVB साइन थीटा होता है, ठीक। अब यहाँ क्या क्या है, ये F तो क्या हो गया, बल हो गया, लॉरेंज इसको बोलते हैं ना लॉरेंज बल, लॉरेंज बल
लॉरेंस बल से हम इसको निकाल सकते हैं। लॉरेंस बल का F इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अब Q क्या है, देखिए यहाँ से लिख दीजिए, Q जो है आवेश है, Q आवेश है, कण का आवेश, इसको ऐसे लिख दीजिए, Q जो हो जाएगा कण का आवेश, आवेश V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कण का वेग, कण का वेग हो जाएगा, और B क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और ये थीटा क्या होता है ना, थीटा, यहाँ जो साइन थीटा लगाए हैं, तो थीटा क्या होता है, कण वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। कण का जो वेग है ना, कण का वेग, वेग भी, और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण, के बीच का कोण होता है। ठीक, इतना बात इसमें ध्यान रखना होगा। इसी को हम लोग लॉरेंस बल बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। Q बराबर कण का आवेश, V इक्वल टू कण का वेग, B इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र, थीटा इक्वल टू कण वेग, कण का वेग V, और कण यहाँ होगा कण का वेग, कण का वेग V और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण, यही हमें निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। और ये बात बोला है ना कि मैक्सिमम होना चाहिए, ये जो होना चाहिए ना, ये लॉरेंस बल जो है, बल या ऊर्जा इसको बोलेंगे, बल या प्रेरित धारा सबसे अधिक कब होगा, तो सबसे अधिक कब होगा, अब थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा का मान कितना होगा तो सबसे मैक्सिमम होगा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा है, कॉस नहीं है, कॉस का मान मैक्सिमम किस पे होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, सबसे मैक्सिमम कॉस का मान कितना होता है, 90 डिग्री, अर्थात ये जो दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, तब जाकर के मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और कुछ इसमें करना ही नहीं था, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कब होगा, ये बोला है कि मैक्सिमम हमें पाना है कि मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ थीटा बराबर 90 रखेंगे, तो क्योंकि साइन थीटा का मान साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, सबसे मैक्सिमम साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये कब जो है मैक्सिमम होगा, तो 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। इस फार्मूला से भी पूछ भी सकता है, इसमें से एक चीज़ मिसिंग कर देगा और पूछ देगा, चाहे ये जो लॉरेंस बल से बल ही पूछ देगा, उस पर कितना धारा बह रही है वो भी पूछ देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 41 देखिए, आज हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कर रहा है, बोला है कि 120 वाट की एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा प्रयुक्त की गई ऊर्जा का खपत क्या हुआ, ऊर्जा की गणना करें। यानी देखिए यहाँ से खपत बराबर होता है ना, कितना हम ऊर्जा का खपत कर रहे हैं, तो खपत बराबर होगा ना यहाँ से कि खपत बराबर शक्ति, कितना शक्ति का आप यूज़ कर रहे हैं, जो यंत्र है वो कितना शक्ति का और कितने समय तक यूज़ कर रहे हैं। शक्ति में जब समय से गुणा कर लेंगे ना, तो ये आपका खपत निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए तो कितना वाट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 120 वाट का यूज़ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए, 8 घंटे के लिए। तो लेकिन अब ये हमें बोला है ना कि द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा यूनिट में निकालना है, ये तो हम लोग का कितना आ जाएगा, वाट, ये शक्ति वाट में होता है और समय घंटा में होता है, तो वाट आवर हो जाएगा, ये 12/96 से हो जाएगा 960 वाट आवर हो गया, वाट आवर। और इसे हमें बदलना है किसमें, किलो वाट आवर में बदलना होता है। देखिए किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। अगर 1 किलो वाट आवर यूज़ कर रहे हैं तो इसी को 1 यूनिट बोला जाता है। जो हम लोग खपत अपना ये जो हम लोग का बिल आता है वो यूनिट में ही आता है। ठीक, तो 1 किलो वाट आवर, इसको वाट आवर को हमें किलो वाट आवर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 1000 से हमें भाग दे देना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा और 0.96 किलो वाट आवर हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोल देंगे यूनिट, 0.96 यूनिट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 0.96 यूनिट हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
कितना खपत हुआ आपका, तो कितना शक्ति का यूज कर रहे हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, जो भी हो गया, कूलर हो गया ना, कितने समय तक उसको यूज कर रहे हैं, दोनों गुणा कर लेंगे। तो यहाँ गुणा कर लिए तो 12 × 8 = 96 वाट आवर। ये वाट में है, घंटा में है तो वाट आवर है, लेकिन हमें पूछ रहा है यूनिट में, तो यूनिट या किलो वाट आवर में बदलने के लिए 1000 से इसे भाग दे देना होगा। तो 0.96 किलो वाट आवर या 0.96 यूनिट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 42 नंबर। 42 नंबर क्या कह रहे हैं, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। यहाँ से हमें पावर निकालना है ना, तो P = क्या होता है, देखिए तो यहाँ से P = हो जाएगा VI हो जाएगा। ठीक ठीक, P = I भी होता है या फिर VI कहिए। कितना उसका पावर होगा, शक्ति होगा, धारा में विभवांतर से गुणा कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, कितना वोल्टेज आप दे रहे हैं, 240 वोल्टेज दे रहे हैं और कितना एम्पियर का धारा है, 0.6 एम्पियर। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा। 6 चौको 24, 4 6 दूना 12 13 14, 144 वाट हो जाएगा। 144 वाट ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात क्लियर। P = VI होता है, कितना पावर यूज हुआ तो V × I हो जाता है। कितना वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, तो देखिए कितना वोल्टेज है, 240 V वोल्टेज है और 0.6 एम्पियर का धारा है, दोनों को गुणा कर लिए। ये सब फार्मूला देखिए आपको याद रखना होगा, फार्मूला का क्वेश्चन बनाते चलिए, वहाँ पे फार्मूला भी आप लिखते चलिए। P = VI, 240 वोल्टेज था, एम्पियर कितना धारा था, 0.6, दोनों को गुणा कर लीजिए, सिंपल 144 वाट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 43 नंबर। 43 नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 किलो वाट आवर को हमें जूल में बदलना है। 1 किलो वाट आवर बराबर कितना जूल होगा, यही पूछा हुआ है। ठीक, बहुत सिंपल है। देखिए 1 की जगह 1 दे दीजिए, किलो की जगह 1000 हो जाएगा। अब थोड़ा सा 1 देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा, 1 मिनट रुक जाए, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है ना, समय। शक्ति का मात्रक W हो गया, W बराबर कार्य का मात्रक जूल और इसका सेकंड हो जाता है। ठीक, यानी W की जगह हम लोग क्या देंगे, जूल बटा सेकंड दे देंगे। यहाँ जो W दिया है ना, इसके जगह क्या देना है, जूल बटा सेकंड दे दीजिए। ठीक, और ये H का मतलब घंटा हो गया, किलोवाट आवर। तो ये आवर को बदलने के लिए हमें सेकंड में क्या करना होगा, 60 × 60, 3600 होता है ना, 60 × 60। 1 घंटा को जब आपको सेकंड में बदलना होगा, 60 × 60 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो 60 × 60 सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड कट जाएगा। अभी कितना हो जाएगा देखिए, तो 6 के 36 हो जाएगा और इस पर 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो 5 को जीरो हो जाएगा। 36 पे 5 जीरो, इतना जूल हो जाएगा। यही हम लोग का इसका, इसको जूल में बदलना होगा 1 किलो वाट आवर का, तो 36 लाख जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। इसी को ऐसे लिखता है ना कि 3.6 × 10⁶ जूल हो जाता है, ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं पे ध्यान रखिएगा। 36 लाख दे दे या 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर बराबर 36 लाख जूल या फिर 3.6 × 10⁶। उम्मीदें समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। वाट की जगह शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो वाट की जगह हमें क्या देना होगा, जूल बटा सेकेंड। 1 की जगह 1, किलो की जगह 1000, जूल वाट की जगह जूल बटा सेकेंड, घंटा की जगह 60 × 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, गुणा कर लिए, 36 लाख जूल आ जा रहा है। ठीक, कहीं कहीं ऐसे भी लिखता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ वैसे नहीं लिखा है, 36 पे 5 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 क्या कह रहा है कि 80 केजी की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड तक ऊपर उठाने में आवश्यक औसत ऊर्जा, औसत शक्ति कह रहा है कि औसत शक्ति क्या होगा। औसत शक्ति पूछ दिया है। देखिए औसत शक्ति हमें निकालना है, जब औसत शक्ति बराबर, तो देखिए शक्ति एक पूछा है, किसी वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर, तो mgh हो जाएगा, सिंपल। अभी आपको बताए थे कि एक कुली यहाँ से यहाँ वस्तु को उठा रहा है, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा, जितना ऊर्जा इसमें स्थितिज होगा वही उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो यहाँ आवश्यक औसत शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य, औसत mgh हो जाएगा, और बट्टा समय, समय से भाग दे देंगे क्योंकि औसत में हमें निकालना है, तो mgh बट्टा समय हो जाएगा। तो देखिए, तो mgh यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। भार कितना दिया है इसका कि
80 केजी की वस्तु है और जी का मान हमें नहीं दिया है यहाँ से ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड लेना होगा। जहाँ नहीं दिया होगा ना वहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे। जी का वैल्यू कितना हो जाता है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर लिख देते हैं। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं इसका यूज होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों यूज होता है, ठीक। जहाँ नहीं दिया रहेगा हम इसको यूज कर लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 80, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच कितने हाइट तक उठा रहा है यही निकालना है क्या। हमें बोला है कि कितने हाइट तक, नहीं 40 मीटर हाइट दिया हुआ है, 40 और बट्टा समय कितना है 50 सेकेंड है। अब निकाल लीजिए इन औसत उसका हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा देंगे, 5 8 40 यानी 8 8 64, 640 इसका किलो हो जाएगा ना, केजी नहीं जूल हो जाएगा ना, mgh जूल पर सेकेंड, 640 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो कार्य है ना, कार्य mgh, इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल, तो ऊपर जूल हो जाएगा और बट्टा नीचे ये क्या है टाइम है, टाइम मतलब सेकेंड में दिया था तो सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। औसत शक्ति पूछ दिया है तो और उठा रहा है ऊपर, ऊंचाई पे उठाएगा तो ये जितना कार्य किया है mgh, और औसत पूछा है तो सेकेंड से भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे यहाँ पे। तो m का वैल्यू 80 था, 80 केजी का वस्तु था, g ग्रेविटी वाला 10 या 9.8 मानते हैं तो यहाँ 10 ले लेंगे और गुणे 40, हाइट कितना है 40 और बटा 50 सेकेंड उठाया है, 50 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, औसत इसका शक्ति 640 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। जूल पर सेकेंड ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर बोला है कि एक वस्तु 60 न्यूटन का बल आरोपित करती है और 4 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य बहुत सिंपल, W इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी नहीं रखा है तो 0 डिग्री ले लेना, अगर कुछ भी नहीं दिया है 90 वगैरह दिया है तो यूज़ करेंगे, नहीं कुछ मान दिया रहेगा तो क्या रख लेंगे 0 डिग्री रख लेंगे। तो अब बना लीजिए, सिंपल हो गया। कह रहे हैं कि 60 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, वस्तु 4 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू 60 न्यूटन बल लगाए हैं और एस विस्थापन कितना है, एक का कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और ये cos थीटा इसमें जुड़ा रहता है, ठीक। तो देखिए तो विस्थापन कितना हुआ है, 60 न्यूटन बल लगाए, 4 मीटर विस्थापन होता है, तो 6 चौके 24, 240 जूल का कार्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 240 जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर। ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा दिया रहे तो यूज करेंगे, नहीं दिया रहे तो 0 रख लेंगे। cos 0 का मान क्या होता है 1 हो जाता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। अभी यहाँ समझाए थे ना कि ये पूछता है कि सबसे मैक्सिमम कार्य क्या होगा, तो मैक्सिमम कार्य 0 डिग्री पे, मिनिमम यानी कि मैक्सिमम कार्य कितना डिग्री पे होगा 0 डिग्री पे, या फिर पॉजिटिव भी बोला जाता है कि पॉजिटिव कार्य कब होगा तो 0 डिग्री पे। 90 डिग्री जब रखेंगे तो 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कार्य 0 कब होता है 90 डिग्री पे। निगेटिव कब होता है 180 डिग्री पे क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कैलकुलेट करना था कि यहाँ पे कितना कार्य होगा, तो 240 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर। तो चलिए हम लोग आज 25 क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन किए न्यूमेरिकल में। देखिए आप लोग को डेली क्वेश्चन मिलेगा, घबराना नहीं है। एक आध दिन कभी गैप हो जाए तो नहीं घबराना है कि सर अब क्वेश्चन नहीं देंगे या फिर ये होगा, डेली आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज 25 क्वेश्चन हम लोग किए, 45 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक। पहले इसका प्रीवियस हम लोग सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन पहले दिया है उसको खत्म करेंगे, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप वीडियो को, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक।